नमस्कार, पोल खोल मीडिया से मैं अमित जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस इंटरव्यू श्रृंखला में हमारे साथ हैं एक बड़े बिजनेस लीडर, खिवनसरा रियल्टर्स के सर्वे सर्वा रवि खिवनसरा जी। खिवनसरा साहब, आपका अमूल्य ऐसा समय हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक अनुभवी ऐसे व्यक्तिमत्व, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट में 1986-87 से आपका दीर्घकालीन ऐसा अनुभव रहा है। मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 30-35 वर्षों में कई सारे बदलाव आए। जैसे उदाहरण के तौर पे सीधा हाईलाइट करना चाहूंगा, रेरा, महारेरा जैसे आया है, ये बिल्डर्स के लिए फलदायी है या जो सामान्य नागरिक है, जो परचेस करना चाहता है, उनके लिए एडवांटेज का कारण है? महारेरा के बारे में, इस गवर्नमेंट पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सही सवाल किया आपने। महारेरा जो है ये बेसिकली मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, पर जो नियम जो उन्होंने बताया है कि इस नियम के अनुसार तुमको चलना है, ये नियम 1986 में भी थे। तब से लेके आज तक जिन जिन लोगों ने नियम तोड़कर काम नहीं किया है, उनके लिए रेरा ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चैलेंज ही नहीं है। रेरा ने जो पॉइंट्स बनाए हैं, जो चेक पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो है कस्टमर के फेवर में है, कुछ चीज़ें बिल्डर्स के फेवर में है। मान लो अभी हम लोगों ने अगर आधी स्कीम बनाई है और आधी स्कीम हमको बनाना है, कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे बिल्डर्स को तकलीफ होने की संभावना होती है। पर रेरा एक ऐसी संस्था है जो इसको मॉनिटर करती है और आपको मदद करती है। वैसा वर्षा अगर मैंने अगर कोई समय पे डिलीवरी ना दी या कुछ बातें जो करना चाहिए उसको छोड़कर कुछ बातें ऐसी की है जिसमें कमिटमेंट के खिलाफ जाती है मेरे, हम लोग जैसा एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में हमने लिख दिया है कि भाई हम लोग ये एमिनिटीज देने वाले हैं। अगर हम लोग वो डिक्लेयर करने के बाद हम लोग अगर एमिनिटीज नहीं देते हैं और ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है उनके सेफ गार्ड के लिए रेरा के पास जा सकता है और वो अपने आप को सेफ कर सकता है और बिल्डर का चीटिंग होने से बच सकता है जी। तो ये जिसको गलत काम करना है उसके लिए ये डेंजरस है और जिसको सही काम करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। साहब ने हाईलाइट किया है कि जो काम गलत कर रहा है उसके लिए यह महारेरा डेंजरस है, लेकिन जो पहले से ही नियम कायदा कानून का पालन कर रहे हैं उनके लिए यह एक और केवल एक मॉनिटरिंग एजेंसी है। सर, इसमें अनेक समस्याएं आती है। कुछ कस्टमर्स भी अपनी तरफ से कंप्लेंट्स लेकर बिल्डर्स के पास आते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने कुछ उन्हें प्रॉमिस किया, आपने उसे फुलफिल नहीं किया, तो किस प्रकार के रास्ते होते हैं कस्टमर के पास? कस्टमर एक तो बेसिकली जो कंज्यूमर फोरम होता है उसमें भी जा सकते हैं। बीइंग चीटेड एग्रीमेंट में अगर ये बात है तो डिप्राइव्ड ऑफ गिविंग द कमिटमेंट, वो चीटिंग के तहत कंज्यूमर फोरम में भी जा सकता है और रेरा को भी वो लोग अप्रोच हो सकते हैं फॉर दी जो भी डिफरेंस या जो भी इशू है उसको लेके वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो सकता है रेरा। सर, आपका 1958 से खिवनसरा ग्रुप रियल एस्टेट बिजनेस में था। 1986 के बाद आप रियल्टर बिजनेस में आपने एंट्री की, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डरशिप, विविध पयाम आपने हासिल किए। विविध प्रकार के चैलेंजेस भी आपके सामने आए होंगे, लॉज आते हैं, अपग्रेडेशन होते हैं, तो इन लॉज को, इन चैलेंजेस को आपने खिवनसरा ग्रुप ने, खिवनसरा रियल्टर्स ने किस प्रकार से फेस किया? हमारे ऑडियंस को, दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ये प्राउडली मैं एक बात बता सकता हूँ कि सिंस 1958 से लेके 2023 तक आज तक हमारे पे एक भी कंज्यूमर फोरम में कोई मैटर चल नहीं रहा है। किसी ने भी हमारे खिलाफ में कोई मैटर दर्ज किया नहीं है कोर्ट में। ये बहुत प्राउडली मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमने प्रॉमिस किया उससे हमने प्लस ही दिया है, तो वो कोई इशू कभी हम लोगों को फेस करना ही नहीं पड़ा। बहुत बड़ी बात आज पोल खोल के माध्यम से खिवनसरा जी ने यहाँ बताई है। साहब, पोल खोल कभी किसी की स्तुति नहीं करता है,
लेकिन जो बात अच्छी है उसे हम जरूर हमारे दर्शकों को तक पहुंचाना चाहेंगे। और जहां पर हमें थोड़ा किंतु परंतु भी नजर आता है, हम सवाल पूछने से हिचकिचाएंगे नहीं। साहब, एक सवाल मेरे मन में आता है, आपने बिल्डरशिप की बात की, कंस्ट्रक्शन कंपनी की आपने बात की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्डर्स एक दूसरे के दोस्त होते हैं या वे केवल बिजनेस राइवल्स होते हैं? क्या कहेंगे आप? जहाँ तक ये संभाजी नगर का सवाल है, मैं गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि जब से मैं इस रियल एस्टेट बिजनेस में आया हूँ, तब एक मेजर लैंड बैंकिंग हमारे पास होता था और मैंने अकेले ने काम नहीं किया। मैंने अलग अलग बिल्डर्स को अपनी लैंड डेवलपमेंट पर देकर उनको कंसोर्टियम में साथ में लेकर हमने काम किया है। और तब से लेके आज तक का जो एनवायरनमेंट है एक बिल्डर एसोसिएशन में, क्रेडाई में, एक जो एनवायरनमेंट है बिल्डर में आपसी जो एक मेलजोल है, इसमें मैं देखता हूँ कि राइवलरी कहीं नहीं है, एक सपोर्ट अप्रोच है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए मार्केटिंग करने की इच्छा है, एक दूसरे को नीचे खींचने वाला कोई भी ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिखता है। ये बहुत ही एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है औरंगाबाद रियल एस्टेट, संभाजी नगर रियल एस्टेट। जितने एसोसिएशन के मेरे मेंबर्स हैं सारे हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 20 से 25 बिल्डर्स को मैंने अपनी जगह दी थी डेवलपमेंट के लिए। सो वी आर टुगेदर, सो इट्स अ टीम ऑफ बिल्डर्स डेवलपिंग औरंगाबाद, डेवलपिंग संभाजी नगर। ये हम लोगों का मोटा है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के जरिए इस शहर को बढ़ाए, अपने शहर को बढ़ाए, ना कि दूसरे शहर को। इस शहर को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं छत्रपति संभाजी नगर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज कहीं कमजोर नजर आती है सर? आपका ऑब्जर्वेशन, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज है, जिसमें बेसिक कम्युनिटीज भी आए, जैसा रोड, स्ट्रीट लाइट एंड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर पाइपलाइन, प्लस कनेक्टिविटी में फ्लाइट्स, ट्रेन्स और रोडवेज, ये सारी कनेक्टिविटीज़ को अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस तरह से इस पर ध्यान कम दिया गया है। और कनेक्टिविटी छोटे छोटे शहरों में भी ज़्यादा कनेक्टिविटी है हम लोगों के शहर से, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हम लोग अगर इस पे ध्यान दें, नागरिक ध्यान दें, पॉलिटिकल विल हो इसके अंदर, और जो भी प्रेजेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये लोगों ने अगर एक टूरिस्ट कैपिटल ऑफ औरंगाबाद और टूरिस्ट कैपिटल ऑफ मराठवाड़ा जो है उस पर अगर टूरिज़्म रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें, जो इश्यूज जो है वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से आज जो फॉरेन टूरिज़्म कम आता है या लोकल टूरिज़्म कम आता है, उसका वन ऑफ द रीजंस यही है। तो हमारा उतना टर्न अराउंड कम होता है फाइनेंशियली, तो ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इस शहर को। तो इस पे जरूर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है और ये हो नहीं रहा है। जी, केवलसरा साहब ने आज एक बहुत ही बड़ी बात, बड़ा मुद्दा हमारे सभी के सामने हाईलाइट किया है। यहाँ के फ्लॉज है छत्रपति संभाजी नगर का, जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसके मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइट कनेक्टिविटी इत्यादि जो बेसिक अमेनिटीज भी मिलनी चाहिए, वहां पर कहीं कमजोरी नजर आती है, ऐसा ये कहते हैं। और इन्होंने दरखास्त भी कहीं पोल के माध्यम से की है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। छत्रपति संभाजी नगर वही शहर है जिसका नाम फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया इस प्रकार से आया हुआ है। आप एक अभ्यासु व्यक्तिमत्व है, स्टडी करते हैं, विविध प्रकार के विषयों को आप देखते हो, तो फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी होने के बाद भी एशिया खंड की आज बेसिक अमेनिटीज के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जिस समय बजाज ऑटो यहाँ पे आया था, वो उस दिन जो एक इवैल्यूएशन हुआ था, ओनली वन डे 10,000 करोड़ कंपनी यहाँ पे आई, तो 10,000 करोड़ कंपनी का डेवलपमेंट वन डे अगर एनालाइज किए थे तो दैट वन डे इट वाज द फास्टेस्ट डेवलपमेंट इन एशिया। It was not in the year, it was not a period of many years, fastest developing
सिटी ऑफ एशिया, इट वाज ओनली 1 डे। तो ये एक बेनिफिट हम लोग इसका एक ले सकते थे फॉर मार्केटिंग औरंगाबाद, पर कहीं ना कहीं वो अपने ही जो इश्यूज को लेके हम लोग उसको आगे नहीं आए, इसकी वजह से ये सारा औरंगाबाद सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दी बिगेस्ट नेम इन एशिया। जी, आप एक अनुभवी व्यक्तिमत्व है, इस इंडस्ट्री के आप पायनियर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो सर, प्रशासनिक ढांचा सरकारी बाबुओं की तरफ में आपके माध्यम से सीधा उंगली उठाना चाहूंगा। क्या कभी आपके ऐसे अनुभव आए कि आपको सरकारी बाबुओं ने, प्रशासनिक ढांचे ने रिश्वतखोरी की मांग की हो, और उसमें आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच किस प्रकार से रहा सर? देखिए, रिश्वत देना, ये अगर गलत काम करके हम लोगों को अगर पैसे देना है तो उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि हम गलत काम कराएंगे तो। पर सही काम के लिए अगर पैसे देना है तो डेफिनेटली तकलीफ होती है। अब ये एक रिश्वत नाम न देते हुए उसको एक बिजनेस का एक नाम दिया गया है। सो वी मेक एन डील, वी मेक अ बिजनेस विद देम एंड वी सी कि ये जो है सारा वर्किंग स्मूथ हो और विदाउट एनी हिंड्रेंस हो। इस वजह से ये सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग उनके साथ में करते हैं। जी, कंस्ट्रक्शन परमिशन लेना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, आवाहन लगता है। तो उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को जो कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तरफ आप बता रहे कि चैलेंजेस होते हैं, रिश्वतखोरी आपने इनकार किया भी नहीं है, एक बहुत बड़ी बात पोल खोल के माध्यम से आज आप सामने रख रहे हैं सर। कोई भी सब्जेक्ट अगर हमको लेना है तो उसके पहले हम लोगों को उसकी स्टडी करना पड़ती है। अगर हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिसको हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। बिना तैयारी के, बिना एजुकेशन के, सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अगर हम लोग कोई व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे अभी कारपोरेशन में अगर हम मानते हैं कि परमिशन को देरी लगती है, तो इनफैक्ट ये इसलिए लगती है कि वन ऑफ द रीजंस इज कि हमको अपनी खुद की स्टडी नहीं होती है, बायलॉज पता नहीं होते हैं, उसके जो कारपोरेशन के जो बना के रखे हुए नियम है उसके अभ्यास किए सिवाय अगर हम लोग परमिशन दाखिल करते हैं तो डेफिनेटली उसके अगर क्वेरीज आए तो हमको रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो कोई भी चीज़ पहले हम लोगों को खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें अनुभव मिलेगा और उसके बाद उसमें पैसा मिलेगा। जी जी। और इसके साथ साथ ये सब करते समय मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट तो कोई है नहीं लाइफ में। केवल सरा जी कहते हैं कि शॉर्टकट लाइफ में है नहीं, आपको इस फील्ड में, इस स्ट्रीम में, रियल्टर्स में आगे बढ़ना है, कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी और उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। सर, एक 37 इयर्स की लॉन्ग जर्नी है आपकी, उतार चढ़ाव भी आपने देखे। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि केवनसरा बिल्डर्स, केवनसरा ग्रुप नुकसान में है, क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नुकसान में होने की वजह ही नहीं है। ये तो पोस्ट कोविड जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व करने के इश्यूज थे, उसमें टाइम डिलेज था। और टाइम डिले ये तो कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं माना जाता, पर नुकसान माना जाता है। बट ऐसे कोई प्रोजेक्ट लॉस में होता है ऐसा कभी होता नहीं है रियल एस्टेट में। इट इज ऑलवेज इन प्रॉफिट, खाली कम ज़्यादा होता है। ओके, तो उसको आपने किस प्रकार से मिटिगेट किया सर? किस प्रकार से आप आगे बढ़े इसमें? देखिए, जैसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज है तो इसको स्प्लिट करें तो बेहतर होता है। तो जैसे हम लोगों के 9 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसमें से इनिशियल प्रायोरिटाइज किए हमने कि भाई ये 3 प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो वो 3 प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी पे लिए, उनके कमिटमेंट्स कंप्लीट किए, फिर दूसरे 3 लिए, फिर उसके बाद दूसरे 3 लिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्प्लिट करते, प्रॉब्लम स्प्लिट किए और उसको रिजॉल्व करते गए और ग्रेजुअली उसको कंप्लीट किए। ऑल द कमिटमेंट्स वर फुलफिल्ड और थोड़ा समय लगा पर कंप्लीट किया हमने। सर, कहीं ना कहीं कैश फ्लो के भी कुछ इश्यूज आपके ग्रुप के साथ पिछले दिनों आए थे? नहीं, कैश फ्लो जनरली आते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली 1986 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसी समय मेरे ख्याल में आया था कि ये जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं
इसमें डेफिनेटली कैश फ्लो का इशू आता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 4 साल के अंदर हम लोगों ने ऐसी अलग अलग बिजनेस एवेन्यूज ओपन किए जिसमें हम लोगों को कैश जनरेटिंग बिजनेस का एक हमने माध्यम ढूंढा है, जिसमें हॉल्स है, हॉस्टल्स है, होटल्स है, थिएटर्स है। ये चीज़ें सारी जो है उधारी में होती नहीं है, नगद होता है और 100% एडवांस कैश पे ये बिजनेसेस चलते हैं। तो इस बिजनेसेस में प्रॉपर्टी भी रिटेन होती है और हमारा जो कैश फ्लो है वो भी मेंटेन होता है। तो इनिशियल 3-4 साल में ही हम समझ गए थे कि ये इशू आगे आने वाले हैं, तो इसलिए इसका जो ध्यान रखा गया उसके बाद में फिर हमको कोई इशू कभी आया नहीं। सर, खिवनसरा ग्रुप आने वाले दिनों में अन्य और बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने की योजना भी बना रहा है। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं सर? आपकी टियामो रेस्टोरेंट छत्रपति संभाजी नगर में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी मानी जाती है, जहां पर शायद आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, आपके बच्चे लोग उसमें ध्यान देते हैं। उस प्रकार से आपने वो हैंडओवर उन्हें करके रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट में भी आपने कदम रखा हुआ है। अन्य कौन से बिजनेसेस में आप डाइवर्सिफाई करके एक्सपेंशन मोड में आने वाले समय में हम देखेंगे? बेसिकली टीएमओ रेस्टोरेंट जो है उसका ऑलरेडी और एक ब्रांच हमने खोला है टीएमओ बिस्ट्रो नाम से। उसके बाद में जब हमने देखा कि ये जो बिजनेसेस है इसमें अच्छा कैश फ्लो है और जो टेस्ट हम लोगों को देना चाहते हैं, हमारे संभाजी नगर वासियों को जो देना चाहते हैं, वो हमें लगता है कि वो हमें वो रिस्पांस जो है उसके हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट है, ऐसा हम अपने मानते हैं ये चीज़ को। तो ये बिजनेस हमने मल्टीपल चेन में एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ में थिएटर्स में भी हम लोग कदम रखे हैं। 2008 में पहले 2 थिएटर्स थे, उसके बाद 4 किए, उसके बाद 8 किए, अभी और 6 का काम चल रहा है। तो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन मराठवाड़ा, ये भी एक हमारा अपना सपना है कि इसमें हम लोग अराउंड 50 थिएटर्स का एक पूरा चेन तैयार करें। और ये थिएटर्स का भी जो मैनेजमेंट है, ये माय सन सत्यजीत इज लुकिंग आफ्टर दिस फ्रॉम डिस्टेंस, और वो मैनेज इसको कर रहा है। और नए प्रोडक्ट्स में हम लोग 5 स्टार होटल्स का टाई अप किए हैं ब्रांड के साथ में। 2 ब्रांड के साथ में हमने टाई अप किए, एक रिसोर्ट है और एक 5 स्टार बिल्डिंग होटल है स्टैंड अलोन, और एक असिस्टेड लिविंग का मेडिकल टूरिज्म के अंदर में एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग 100 रूम्स का ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। लैंड ये ऑलरेडी परचेस्ड है, प्रोजेक्ट इज अंडर प्लानिंग स्टेज एंड परमिशन स्टेज। ओके सर, आने वाले कितने समय में जो आपने मेडिकल टूरिज्म की बात की, एक हेल्थ एंड वेलनेस की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं, तो आने वाले कितने समय में हम ये प्रोजेक्ट आपका अप एंड रनिंग देखेंगे? विदिन 3 इयर्स ये मार्केट में आ जाएगा। ओके, तो उसमें किस प्रकार की फैसिलिटीज होंगी? आपका विजन क्या है सर इस चीज़ को लेके? मेडिकल टूरिज्म में ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रिलैक्सेशन के लिए जाना है, तो रिलैक्सेशन के साथ साथ उसका मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाता है, और वो सारे एज ग्रुप का लिए होता है। एक अंतिम इसमें मैं प्रश्न आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसे घर लेना है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करना है, दुकान लेनी है, वो व्यक्ति खिवनसरा रियल्टर्स को, खिवनसरा बिल्डर्स को क्यों प्रेफरेंस देना चाहिए? आप हमें क्या बताएंगे? बेसिकली 1958 से हम लोग इस क्षेत्र में हैं, और इतना लॉन्ग हिस्ट्री शायद ही कोई औरंगाबाद में इतने लॉन्ग हिस्ट्री के साथ में आज काम कर रहा है। और इतिहास का मतलब ये है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, और लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है कि जो भी हम लोगों ने आज तक ट्रांजैक्शंस किए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हैं, ट्रांसपेरेंसी से हम लोगों ने व्यवहार किए हैं, तो ये एक प्रोसेस में एक ब्रांड इमेज तैयार होता है, और उस ब्रांड इमेज को लेके हम लोगों के पास जाते हैं, और उस विश्वास से लोग हमारे पास आते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, सारे रेंज के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट फ्रॉम
10 lakhs to 1.5 करोड़ तक का सारे रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और सारे अफोर्डेबल लेकर लग्जरियस हाई एंड लेकर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, फार्म हाउस प्रोजेक्ट, सब तरह के वेराइटी ऑफ हमारे पास में यूनिट्स है जो हम लोगों तक लेके आए हैं। और यही लॉन्ग स्टैंडिंग विश्वास है जिसके कारण लोग हमारे पे विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास के साथ हम लोग उनको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जी, आपने बताया कि विश्वास के साथ प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं। सर, कौन से आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अंतिम प्रश्न है आज इस इंटरव्यू का, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, औरंगाबाद के बीच सिटी में हम लोग एक केवसरा बाज़ार करके एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स और फ्लैट्स रहने वाले हैं। करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है इन दी हार्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद में सेकंड प्रोजेक्ट है केवसरा पार्क उल्का नगरी एरिया में, जहाँ पे हम लोग फ्लैट्स एंड शॉप्स लेके आ रहे हैं। और तीसरा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है विश्रामवाड़ा, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल और अकेलेपन का जो एहसास उनमें होता है वो दूर करने के लिए, उनको मेडिकली फिट रखने के लिए दिस सेकेंड इनिंग, जिसको हम होम बोलते हैं, सेकेंड इनिंग होम, ये हम उनके लिए लेके आ रहे हैं विश्रामवाड़ा प्रोडक्ट। ये पैटर्न रोड पे हमारा जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है उसमें हम ये जल्दी ही लेके आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नॉट ओनली कमर्शियल बट एक सोशल एस्पेक्ट भी इसमें ध्यान दिया गया है। सोशल प्लस कमर्शियल एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के हम प्रोडक्ट्स सामने लेकर आ रहे हैं। एक संदेश पोलकोल के माध्यम से केवंसरा जी ने आज दिया है। उल्का नगरी हो, केवंसरा बाजार हो, या सेकेंड इनिंग वाला पैठन रोड पर सेकेंड होम हो, इसमें आप जरूर आपकी सुविधा से ध्यान दे सकते हैं। साहब, आपका कीमती ऐसा समय आज पोलकोल मीडिया को मिला। आपके बारे में, आपके प्रयास के बारे में, केवंसरा रियल्टर्स ग्रुप के बारे में आज हमारे दर्शकों को भी अहम पहलू पता चले हैं। आपका समय मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।